नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कोरोना की आहट से बाजार में घबराहट। निफ्टी करीब 100 अंक नीचे फिसल कर आया 18,300 के करीब। निफ्टी बैंक भी ऊंचाई से 500 पॉइंट नीचे आया। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप्स की पिटाई कम। फार्मा और आईटी सेक्टर बाजार को संभालने की कर रहे हैं कोशिश। 8% के उछाल के साथ एफएनओ का टॉप गिरर बना ग्लेनमार्क फार्मा। साथ ही ग्रैन्यूल्स, बायोकॉन और फार्मा जैसे स्टॉक्स भी 2% तक उछले। आज डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में जबरदस्त हलचल। विजय डायग्नोस्टिक, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर 4 से 7% ऊपर। चीन में कोरोना विस्फोट के बाद भारत में डर। चीन में बढ़ते कोरोना मामले में फुल एक्शन में भारतीय सरकार। दिल्ली में कोरोना की हाई लेवल बैठक जारी। स्वास्थ्य सचिव, आईसीएमआर, नीति आयोग के सदस्य हुए शामिल। सूत्रों के मुताबिक नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी उठाए कदम। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर होगी कोविड स्क्रीनिंग। सिटी यूनियन बैंक में 5% की गिरावट। आरबीआई ने बैंक के एनपीए में 260 करोड़ की गड़बड़ी का पता लगाया। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। एक तो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, दूसरी तरफ कोविड के बढ़ते केसेस ना ही सिर्फ चाइना में बल्कि बाकी देशों में भी, जिसमें यूएस भी शामिल है। और यही चिंता बाजार को हावी होते हुए दिख रही है और इसीलिए अब दिन के निचले स्तरों पर आकर भारतीय बाजार कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 350 अंक आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी जहां खुला वहां से नीचे ही आया है, वो भी डे लो पर ही ट्रेड कर रहा है और 18,300 के नीचे के लेवल्स अब निफ्टी पर अब फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। 18,285 के लेवल्स है। बैंक निफ्टी भी दिन के ऊपरी स्तरों से फिसलते हुए अब दिन के निचले स्तरों के आसपास ही कारोबार कर रहा है। तो आज का मार्केट थोड़ा सा प्रेशर वाला मार्केट आपको दिखाई देगा, क्योंकि अब अगर आप निफ्टी बैंक देखेंगे तो ज्यादा प्रेशर यहां दिखाई दे रहा है। 300 पॉइंट नीचे आ चुका है। 0.25% के आसपास की कमजोरी है। फटाफट से एक बार ग्लोबल संकेत देखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि अब तक मार्केट में हुआ क्या है और कौन सी पॉकेट से सबसे ज्यादा प्रेशर बाजार पर क्रिएट कर रही है। हालांकि अगर आप क्यूज देखेंगे आज के सेशन में तो ग्लोबल मार्केट्स में भी कोई बहुत ज्यादा रौनक आज के सत्र में है नहीं। एशियन मार्केट्स अगर आप की नजरें रहेंगी तो वहां पर हमने आज के कारोबार में थोड़ा मिला जुला ट्रेंड देखा है। हांगकांग का बाजार हल्का ऊपर दिखाई देगा, लेकिन शंघाई नीचे है। निक्केई 0.1% नीचे है। कॉस्पी में भी दबाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका के फ्यूचर्स हालांकि आधा % ऊपर है। नेस्डेक का फ्यूचर 58 पॉइंट्स की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है और डाउ फ्यूचर्स भी 182 पॉइंट ऊपर है। तो अमेरिका के फ्यूचर्स ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आधा % की मजबूती वहां दिखाई दे रही है। तो अब तक हुआ क्या है मार्केट में? बाजार में दबाव बना हुआ है। दिन के निचले स्तरों पर आकर मार्केट इस समय कारोबार कर रहे हैं। क्या यहां से और फिसलेंगे या थोड़ा सपोर्ट लेंगे? अमेरिका की फ्यूचर्स को देखते हुए ये देखना होगा, लेकिन इस समय 100 अंकों की कमजोरी निफ्टी में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप आज मिड कैप्स को भी देखेंगे तो वहां भी दबाव ही है। आधा % के आसपास नीचे इंडेक्स कारोबार कर रहा है। लेकिन हाँ, एक सच ये भी है कि कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स आपको मिड कैप, स्मॉल कैप में दिखाई देंगे, जहां पर थोड़ी खरीदारी का मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो आईटी और हेल्थ केयर, इन दोनों के अलावा सभी सेक्टर्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं इस समय। फार्मा स्टॉक्स में तो तेजी इसलिए बनी है कि बढ़ते कोविड केसेस का जो डर हावी हुआ है, तो शायद टेस्टिंग अब ज्यादा हो, तो इसीलिए एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट हम फार्मा में स्पेशली देख रहे हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे सरकारी बैंकों के साथ। सरकारी बैंकों में जो थोड़ी गिरावट देखने को मिली, उसके बाद वापस से खरीदारी का मौका। इतने फिसले नहीं थे जितनी वापस आज तेजी आते हुए दिखाई दी है पीएसयू बैंक स्टॉक्स में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सरकारी बैंक स्टॉक्स के अलावा हेल्थ केयर स्टॉक्स में खरीदारी का रुझान बना हुआ है। तो ये कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर आज तेजी देखने को मिली है। चलिए मिड कैप के गेनर लूजर्स देखेंगे। उससे पहले गावा साहब को इंट्रोड्यूस करते हैं और उनसे राय ले लेते हैं स्टॉक्स पर और साथ ही साथ इंडेक्स पर। गावा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो मार्केट्स पर ही बताइए, यूएस के फ्यूचर्स आधा % ऊपर हैं, लेकिन भारतीय बाजार दिन के निचले स्तरों पर है। कुछ सपोर्ट लेंगे क्या यहाँ से? क्या व्यू है रिमेनिंग सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून दीपाली। लगता है कि यहाँ सपोर्ट लेने की जगह अच्छी है। इसका मतलब ये नहीं कि सपोर्ट लेगा, हो सकता है ले ले यहाँ पर। अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि जगह अच्छी है सपोर्ट लेने की, तो एक अप मूव मिल सकता है 14,250 to 300 पॉसिबल। लेकिन रियल स्ट्रेंथ दिखाई देगी जब ये 14,000 जो निफ्टी है करीब 18,000, अभी 18,250 के यहाँ सपोर्ट है। रियल स्ट्रेंथ दिखाई देगी जब ये 18,400 पार कर लेगा, वहां पर रियल स्ट्रेंथ है, तब तक नहीं। और निफ्टी बैंक की बात करें तो कहूंगा यहाँ पर 43,000 के आसपास सपोर्ट है, जोन है। यहाँ से बाउंस मिलता है तो 43,300 पॉसिबल है, लेकिन रियल स्ट्रेंथ मिलेगी जब 43,500 के ऊपर जाए।
तो 43,500 बैंक निफ्टी और निफ्टी करीब 18,400 पार करना जरूरी है। ओके, चलिए, तो ये व्यू है आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। हालांकि प्रेशर तो है, अब दिन के निचले स्तरों पर ही दोनों इंडेक्स कारोबार कर रहे हैं। लेकिन चलिए, गाबा साहब, कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या आपने? बिल्कुल, आज फार्मा और दवाई की दुकानें बस ठीक है और कुछ नहीं। मुझे लगता है कि अपोलो हॉस्पिटल ठीक नजर आता है। यहाँ पर एक अपूर्ण मिल सकता है, ट्रेड कर रहा है 4708 के आसपास। 4800 पॉसिबल है आते दिनों में, वहां तक जा सकता है। स्टॉप होगा 4650 अपोलो हॉस्पिटल। दूसरा मैं कहूंगा बायोकॉन। बायोकॉन में एक अपूर्ण मिलना चाहिए, 270 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है कि 275 280 जा सकता है आते दिनों में। स्टॉप होगा 267 बायोकॉन। ओके, तो बायोकॉन में खरीदारी की सलाह है, अपोलो हॉस्पिटल्स में खरीदारी की सलाह है। सभी शेयर्स फार्मा के दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही कारोबार कर रहे हैं और फार्मा तो इंडेक्स भी डे हाई पर है, 2% की तेजी के साथ टॉप मूविंग इंडेक्स आज के सेशन में बना हुआ है। लेकिन चलिए, मिड कैप्स कहां लेकर आते हैं। इंडेक्स भले ही 150 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहा हो, परसेंटेज टर्म्स में आधा % नीचे हो, लेकिन पॉकेट स्पेसिफिक देखते हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन तेजी मंदी का है। सरकारी बैंक स्टॉक्स इंटरेस्टिंग बन गए हैं ये स्टॉक। हमने कल गिरावट देखी, आज वापस से शानदार रिकवरी है, यानी हर डिप्स पे बाइंग यहां हो रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 5% ऊपर, यूको बैंक में 6% का मूव है, इंडियन ओवरसीज बैंक ऑलमोस्ट 7% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया में 2.5% की मजबूती के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ और पॉकेट्स देखेंगे आज के सेशन में सरकारी बैंकों के अलावा, तो देखिए हेल्थ के स्टॉक्स, गाबा साहब ने भी 2 फार्मा शेयर्स आपको रेकमेंड किए भी हैं, लेकिन इसके अलावा ग्लेनमार्क, अजंता फार्मा, लॉरस लैबोरेटरीज, यहां तेजी बनी हुई है 7% के आसपास की। स्मॉल कैप में जाएंगे तो 20% ऊपर हेल्थ केयर स्टॉक्स आज कारोबार कर रहे हैं। आयुल केमिकल जैसे स्टॉक्स काफी शानदार मोमेंटम में आज हैं। आईटी स्टॉक्स में सेलेक्ट बाइंग है, इंडेक्स हरे निशान में है। जो तेजी वाले स्टॉक्स हैं वो 63 मून्स, केपीआईटी टेक, एलएनटी, माइंडट्री, सोनाटा सॉफ्टवेयर है, जहां 1 से 2.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। ऑटो एंसिलरी में भी खरीदारी है, टॉलब्रुस ऑटो, यूनो मिंडा, मदरसन, जेके टायर, ये तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। ऑटो एंसिलरी स्पेस में जहां पर तेजी आज देखने को मिल रही है इन सभी शेयर्स में। टॉलब्रुस ऑटो, यूनो मिंडा में भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो 1.5% से लेकर 4% तक का मूव ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में। अच्छा, जो पॉकेट्स हाल ही में लगातार चली थी वहां मुनाफ वसूली आज देखने को मिल रही है, जो कि वाजिब भी है। अब आप देखिए इंश्योरेंस स्टॉक्स, ये लगातार चले पिछले 1 महीने में, आज प्रॉफिट टेकिंग है। न्यू इंडिया एश्योरेंस, जीआईसीडी दोनों नीचे कारोबार कर रहे हैं। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बजट एक्सपेक्टेशंस के बीच में, सब्सिडी बढ़ाने की खबरों के बीच में लगातार तेजी आते हुए देखी थी। आज यहां भी मुनाफ वसूली हावी हुई है। मद्रास फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स 10% के लोअर सर्किट पर हैं। इसके अलावा दीपक फर्टिलाइजर 5% नीचे है। एनएफएल में 7% की गिरावट देखने को मिल रही है। शुगर कल तेजी से दौड़ा था, आज तेजी से फिसला है। उगर शुगर, द्वारिकेश शुगर, उत्तम शुगर, बजाय हिंदुस्तान, ये दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। 2% से लेकर 8% तक की गिरावट आज के सेशन में बनी हुई है। लेकिन बाजार की जो नजरें हैं वो दिल्ली में चल रही कोरोना बैठक पर हैं और इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव, आईसीएमआर के सदस्य शामिल हुए हैं। क्या है पूरा अपडेट, ये समझने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ दीपाली नंदा मौजूद है तमाम डिटेल्स के साथ। तो दीपाली, मौजूदा माहौल में ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कब तक ये मीटिंग चल सकती है, कौन कौन शामिल है इस मीटिंग में? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि खास तौर पर अगर चाइना की बात की जाए, अमेरिका, ब्राज़ील, ये ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना एक बार फिर से कहर बरपा रहा है और भारत में इस तरह की चिंताजनक स्थिति पैदा ना हो, इसी के मद्देनज़र आज सुबह करीब 11:30 बजे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में एक हाई लेवल बैठक की जा रही है। अभी भी ये बैठक जारी है और इसमें स्वास्थ्य सचिव मौजूद हैं और साथ ही साथ आईसीएमआर और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए हैं। सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि जिस तरह की स्थिति हमने आज से 6 महीने पहले भारत में देखी है, जिस तरह से 2 लॉकडाउन भारत देख चुका है, उस तरह की स्थिति दोबारा से भारत में पैदा ना हो, इसी पर ही चर्चा की जा रही है। स्वास्थ्य सचिव की तरफ से बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दी गई है कि जिन जिन देशों में इस वक्त कोविड अपने पांव पसार रहा है वहां पर क्या वजह हो सकती है, पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया जा रहा है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि एक बार फिर से ये पूरे 100% चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना मैंडेटरी किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और गृह मंत्रालय से बातचीत करेगा और उसके बाद इस तरह की डायरेक्शंस जारी की जा सकती हैं। आप देखेंगे विजुअल्स हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि जितने भी अधिकारी शामिल हुए हैं बैठक में उन सभी ने ही मास्क लगाया है, स्वास्थ्य मंत्री ने मास्क लगाया है, तो इसी से एक अंदेशा आप लगा सकते हैं कि मास्क की वापसी एक
एक बार फिर से देश में हो सकती है। राज्यों को पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि जितने भी पॉजिटिव सैंपल पाए जाएं राज्यों में, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराएं ज़रूर। ऐसा इसलिए ताकि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ये पता लगाया जा सके कि कहीं कोई दूसरा या फिर नया वेरिएंट तो भारत में विदेशों से नहीं आ रहा है। तो ये कदम पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से उठाया जा चुका है और सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि इस समीक्षा बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय सिविल एविएशन मंत्रालय के साथ भी बातचीत करेगा और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भारत आ रहे हैं, उनकी कोविड स्क्रीनिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर एक बार फिर से शुरू की जा चुकी है। हालांकि चाइना की बात की जाए तो फिलहाल डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, लेकिन जापान, हांगकांग और श्रीलंका के जरिए टूरिस्ट भारत में आते हैं और यहाँ से चाइना जाते हैं। तो वेकेशन शुरू हो रही है, क्रिसमस का टाइम है, विदेशों में छुट्टियां होती है, इस दौरान टूरिस्ट काफ़ी तादाद में देश दुनिया में घूमते हैं। तो इसी के चलते हुए अलर्ट पर भारत एक बार फिर से दिखाई दे रहा है और इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस आने की उम्मीद है इस बैठक के बाद। शुक्रिया आपका दीपाली, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो डायरेक्शंस गवर्नमेंट की ओर से आ सकती हैं। जिस तरीके के केसेस हमने ब्राजील, यूएस और चाइना में बढ़ते हुए देखे हैं, इंडियन गवर्नमेंट पहले से ही अलर्ट है और इसीलिए एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है और हो सकता है नई गाइडलाइंस अब कोविड रिलेटेड बिहेवियर को लेकर सरकार जारी करती हुई दिखाई दे। लेकिन चलिए कुछ और खबरें हैं वो आपको बताते हैं। मोबाइल हैंडसेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटोमोबाइल कंपनियों को जल्द ही अपने प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी की डेट घोषित करनी होगी। मतलब इसी तारीख तक ग्राहकों को उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए स्पेयर पार्ट्स मिल सकेंगे। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद है। असीम, बताइए क्या डिटेल्स है, क्या है खबर? दीपाली, अक्सर आप बाजार से मोबाइल फोन, फ्रिज, कार, एसी खरीदते हैं और उसको और होता है कि ये कि अगर वो 2 से 3 साल के बाद खराब हो जाता है, आप सर्विस सेंटर पहुंचते हैं, आपको पता चलता है कि वो रिपेयर जो है वो नहीं हो सकता क्योंकि कंपनी ने वो मॉडल बनाना जो है बंद कर दिया है, उसके स्पेयर पार्ट जो है उपलब्ध नहीं है। तो ग्राहक को यहाँ पर एक झटका लगता है, ग्राहक को प्रोडक्ट जो है दोबारा से नया प्रोडक्ट जो है वो खरीदना पड़ता है। तो सरकार ही चाहती है कि जो ग्राहक है उसके पास एक राइट टू रिपेयर जो है उसको मिले। तो सरकार इसकी तैयारी करेगी। जो भी कंपनियां हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां हैं, मोबाइल हैंडसेट कंपनियां, इनको अपने प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट जो है बिफोर हैंड मेंशन जो है वो करनी पड़ेगी। इसके लिए कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय एक वेबसाइट भी बनाने की तैयारी जो है कर रहा है। यहाँ पर कंपनियों को अपने ये बताना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट ग्राहक खरीद रहा है उसके साथ उसको सर्विस और उसका स्पेयर पार्ट जो है कब तक उसको उपलब्ध जो होंगे और उस डेट के बाद उसको भी स्पेयर और सर्विस पार्ट जो है उपलब्ध नहीं होंगे। तो इसकी पूरी तैयारी जो है अभी चल रही है। 2 से 3 महीनों के अंदर ये वेबसाइट जो है बन करके तैयार हो सकते हैं। यहाँ पर जो कंपनी है उनको अपने सर्विस मैनुअल जो है वो भी डालने पड़ेंगे। तो एक बार ये बन करके तैयार हो जाता है तो उपभोक्ता थोड़ा सा सशक्त हो जाएगा। उसके बाद एक राइट टू रिपेयर जो है वो रहेगा कि वो कंपनी से मांग कर सकता है कि आपने कहा था कि ये प्रोडक्ट के सेल और सर्विस सपोर्ट जो है हमको मिलता रहेगा, तो आपको इस तारीख तक इसको मिलना जो है वो जरूरी होना चाहिए। ओके, शुक्रिया असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। तो अब कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स पर तमाम डिटेल्स देनी होंगी एक्सपायरी की, ताकि एक आइडिया कंज्यूमर्स को रहे कि कब तक आप उसके स्पेयर पार्ट्स या फिर रिलेटेड पार्ट्स आपको मिल सकेंगे। ये एक्सपायरी उसके यूसेज को लेकर नहीं है बट पार्ट्स को लेकर है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर सुमित हमारे साथ मौजूद रहेंगे और उनसे जानेंगे 2023 में आईपीओ बाजार कैसा रह सकता है, कौन से बड़े आईपीओ मार्केट्स को हिट करेंगे। रिसर्च लेकर सुमित बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब आप बात करेंगे 2023 में आने वाले आईपीओस की। दरअसल 2023 में आईपीओ बाजार फुल गुलजार रहने की उम्मीद है। करीब 1.5 लाख करोड़ के आईपीओ आ सकते हैं। टाटा टेक, फेब इंडिया, बीबा फैशन जैसे बड़े आईपीओ पर सबकी नजरें हैं। तमाम डिटेल्स के साथ सुमित मौजूद है। सुमित, बताइए। देखिए, 2022 आईपीओ के लिहाज से थोड़ा सा ढीला जरूर रहा क्योंकि यूक्रेन वॉर और साथ साथ अगर आईपीओ मार्केट में नजर डालें तो सिवाय एलआईसी के जो करीब करीब पूरे आईपीओ मार्केट का 35 से 40% हिस्सा इस साल में अकेला जुटाकर ले गया। लेकिन 2023 बेहतरीन माना जा रहा है आईपीओ के लिहाज से। करीब करीब 1,50,000 करोड़ रुपए के आईपीओ आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है, जिसमें कई सारे मंजूरियां आ भी चुकी हैं। रफी 100 आईपीओ आने का अनुमान मार्केट मानकर चल रहा है 2023 के अंदर शायद आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और इस पूरे ड्यूरेशन में अंदर जो 61 आईपीओ हैं उनको सेबी की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। 95,000 करोड़ रुपए के आसपास के आईपीओ हैं
जो कि सेबी से ऑलरेडी अप्रूवल पा चुके हैं। रफली 32 ऐसे आईपीओ हैं जो इनके अप्रूवल अभी पेंडिंग है, करीब 53,000 करोड़ रुपए के आसपास के आईपीओ जो कि और गोइंग फॉरवर्ड रकम जुटा सकते हैं। तो अगर इस तरह के अप्रूवल्स आते हैं तो 100 के आसपास के आईपीओ इस साल भी यानी कि 2023 में भी आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये कुछ आंकड़े 2021 में करीब 1,18,000 करोड़ रुपए के आसपास के आईपीओ आए थे, जो कि 2022 में घटकर 60,000 करोड़ रुपए के आसपास रह गए। लेकिन 2023 में अनुमान है कि शायद 95,000 करोड़ रुपए के आसपास के वो आईपीओ आएंगे जिनको मंजूरी मिल चुकी है, और जिनको मंजूरी मिलनी है अगर वो भी जुड़ जाए तो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आईपीओ 2023 के अंदर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। कुछ बड़े नाम टाटा टेक, फैब इंडिया, नावीटेक, बीबा फैशन, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके आईपीओ शायद आते हुए दिखाई पड़े। कुछ आईपीओ जिनको मंजूरी मिल गई है वो आपकी स्क्रीन पर है। आधार हाउसिंग 7300 करोड़ रुपए का आईपीओ आ सकता है। एपीआई होल्डिंग करीब 6200 करोड़ का आईपीओ। टीवीएस सप्लाई चेन रफली 5000 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ आने का अनुमान है। इसके अलावा मैक्लियोड फार्मा रफली 5000 करोड़ रुपए, भारत एफआईएच करीब 5000 करोड़ रुपए का आईपीओ, एमक्योर फार्मा रफली 4000 करोड़ रुपए के आसपास के इस आईपीओ को भी मंजूरी मिल चुकी है। फैब इंडिया का 4000 करोड़ का आईपीओ, इसके अलावा नावी टेक रफली 3500 करोड़ रुपए का आईपीओ और टीबीओ टेक करीब 2100 करोड़ रुपए का आईपीओ। तो ये कुछ बड़े आईपीओ जिनको ऑलरेडी मंजूरी मिल चुकी है। हो सकता है इनके आईपीओ आपको 2023 में आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन 2022 के बाद अनुमान है कि शायद बेटर साइड पर जो पाइपलाइन है आईपीओ मार्केट की वो खुलते हुए दिखाई पड़ेगी। तो 2023 आईपीओ मार्केट में काफी एक्शन रह सकता है, बड़े नाम मार्केट के साथ जुड़ सकते हैं 2023 में। शुक्रिया सुमित ये डिटेल्स और डेटा शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और फटाफट से खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट ले आते हैं। वीकली विनर्स के बीच में मुकाबला चल रहा है और मंथली विनर हमें मिलेगा इस हफ्ते के एंड में। कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत, कोटक सिक्योरिटीज का अमोल अठावले और आनंद राठी के मेहुल कोठारी के बीच मुकाबला चल रहा है। पहले अपडेट्स ले आते हैं। ओवरसीज बैंक से एग्जिट किया प्रशांत सावंत ने। 41 के इनके टारगेट थे, 33.60 पर इन्होंने मुनाफा समेटा है अपनी इस पोजीशन से। तो ये एक अपडेट है प्रशांत सावंत के पोर्टफोलियो से। साथ ही मेहुल कोठारी ने केईसी इंटरनेशनल एग्जिट किया है 496 के लेवल्स पर। 520 के इनके टारगेट्स थे, 488 पर फिलहाल कर रहा है कारोबार। तो ये एक अपडेट मेहुल कोठारी के पोर्टफोलियो से, जहां केईसी इंटरनेशनल से उन्होंने एग्जिट किया है। तो साथ ही प्रशांत सावंत के और एक मेहुल के पोर्टफोलियो में एक और अपडेट है, वो है अबॉट का। अबॉट में 21,450 के लेवल्स पर उन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए हैं। हालांकि जो लक्ष्य थे वो 22,400 के थे। आईओबी की अपडेट हम ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं। मेहुल के पोर्टफोलियो की अपडेट अबॉट और साथ ही साथ केईसी इंटरनेशनल, अब केईसी से एग्जिट किया है, अबॉट में उन्होंने प्रॉफिट्स को बुक किया है। चलिए फटाफट से रिटर्न की स्थिति भी दिखा देते हैं तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में। हर दिन हमने मेहुल और प्रशांत सावंत के बीच में खासतौर से पहले पायदान का आंकड़ा इधर उधर जाते हुए देखा था। मंडे को हमने प्रशांत सावंत ने लीड बनाई हुई थी, कल लीड बनाई थी मेहुल कोठारी ने, और फिलहाल मेहुल कोठारी ही लीड कर रहे हैं 11.5% के रिटर्न के साथ। प्रशांत सावंत का पोर्टफोलियो 8.25% के रिटर्न दे रहा है। अमोल अठावले का पोर्टफोलियो फ्लैट रिटर्न्स फिलहाल लेंड कर रहा है। तो ये है अपडेट। अब रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज के ज्वाइंट एमडी अनमोल जैन से। नमस्कार।